आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्ट इन सोशल साइंस हो या आपके कॉमर्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो या हिंदी के हो, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है उन सब में आपका क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी और उसके बिहेवियरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है, फर्स्ट है हमारा explain the distance and relationship between educational aim and instructional objectives। ठीक है, टैक्सोनॉमी को शुरू करने से पहले यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो हमारे एजुकेशनल एम्स होते हैं और जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है या फिर क्या रिलेशन है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है भाई। जब भी आप कुछ करना चाहते हो तो उससे पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपका जरूर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा प्री डिटरमाइंड क्या होता है, आपका गोल होता है जो व्यक्ति की जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करता है, और व्यक्ति जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह चिंतन करता रहता है और नई योजनाएं बनाता रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा पहले से ही प्री डिटरमाइन हमारा गोल होता है जो हम अपनी इच्छा से प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी क्रियाओं को भी उसी तरफ लगा देते हैं, और नए नए दिन हम क्या करते हैं, अपनी नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे गोल्स के नजदीक पहुंचते जाते हैं उन क्रियाओं में चेंज होता रहता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का अर्थ है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। तो यहाँ पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, साथ ही साथ उसकी सूझबूझ में सुधार लाना होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, जितने भी हमारे छात्र हैं, जैसे मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा एजुकेशनल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपकी क्वालिटी को और बेटर कर सकूं, आपको और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं, और साथ ही साथ उसकी सूझबूझ में सुधार लाना होता है, ठीक है, ताकि आप लोग भी जो सोच रहे हो आपके भी सोचने के अंडरस्टैंडिंग के तरीके में सुधार आ सके, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बिहेवियर में हम क्या है, चेंज ला सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो पढ़ाई जाने वाला जो भी हमारा सब्जेक्ट मटेरियल है उसका एनालिसिस करने के बाद निश्चित किया जाता है कि ये एक प्लान्ड तरीके से तैयार किए जाते हैं, और दूसरी तरफ उद्देश्य कुछ शब्दों का समूह होता है जो किसी कोर्स से संबंधित वांछित परिणामों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वे हमारे जो हम सब्जेक्ट मैटर है उसका एनालिसिस करने के लिए निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे पहले से ही निर्धारित होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से इनको तैयार किया जाता है, और उद्देश्य क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कुछ शब्दों का समूह होता है। यहाँ पर उद्देश्यों को प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, एक होते हैं हमारे एजुकेशनल और एक होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देखो भाई, सबसे पहले बात की गई थी एजुकेशनल एम्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले जब हमने शुरू किया कि कोई भी व्यक्ति जो भी काम करता है तो उसको करने से पहले उसका कुछ न कुछ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वह काम करता है। अगर अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो दो हमारे उद्देश्य होते हैं, हमारी शिक्षा से रिलेटेड जो उद्देश्य होते हैं या जो भी हम मेन उद्देश्य मानते हैं, दो टाइप के यहाँ पर बताए इन्होंने। एक तो बताए इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरे बताए हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो शैक्षणिक उद्देश्य, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे लर्निंग संबंधी एक्सपीरियंस देना और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दो चीजों में चेंज करना है इन्हें, एक तो बच्चे के बिहेवियर में चेंज करना, दूसरा उसे जो पढ़ रहा है उससे संबंधित एक्सपीरियंस देना, ठीक है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका मुख्य रूप से संबंध हमारे क्लासरूम टीचिंग से होता है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका मेन जो रिलेशन होता है वो हमारे क्लासरूम टीचिंग से होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनका मुख्य स्रोत दर्शन होता है, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मुख्य स्रोत मनोविज्ञान होता है, ठीक है।
जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उनका एरिया क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। उसमें क्या है, हमें बच्चे के व्यवहार में भी परिवर्तन करना है और उसको जितनी भी एक्टिविटीज है या जो भी हम लर्निंग करवा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस भी उसको करवाना है। और जो हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है ना, वो सिर्फ हमारे क्लासरूम के टीचिंग तक ही सीमित है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरीके से आपको समझाना है, क्या करना है, वो आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वे आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ही एक पार्ट है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अगर ऐसे शब्दों या ऐसे समूह से होता है जो आपकी एक या अधिक शैक्षणिक इच्छाओं को व्यक्त करता है। इससे आप जान सकते हैं कि छात्र क्या करेगा, कब अपनी उपलब्धि प्रदर्शित करेगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि वह कब ऐसा कर रहा। शिल्पी अपने माइक को कर लीजिए। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थे, हमने बात की थी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की और एजुकेशनल एम्स की, या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दो टाइप के हैं। छोटी सी बात में कर देना इसको कंप्लीट। हमारे जो भी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैं वे हमारे बिहेवियर को चेंज करने से रिलेटेड हैं, और जो हमारे क्या करना है, हमें लर्निंग संबंधी जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ताकि हम बच्चे को अच्छे से समझा सकें। और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमारे क्लासरूम की टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को बताते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, छात्र क्या करेगा, कब करेगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पहले से ही प्री प्लान होते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को क्लास में क्या करना है, छात्र आज क्या करेगा, क्या उसे करवाना है, कब ऐसा करेगा, ये सारी चीजें आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। समझ में आ गया एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? यस मैम। नहीं आया समझ में? आ गया मैम। ठीक है, अगर आ गया आगे चलो अब हम चलते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एंड बिहेवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ब्लूम ने दी है। एक्सप्लेन द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। देखो भाई, हमारे जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स को हमें यहाँ पर बताना है कि एजुकेशनल और बिहेवियर क्या ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम क्या करते हैं, टीचिंग का कार्य करते हैं, तो हम क्या है, कुछ जब भी हम टीचिंग करते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो हमारा कोई ना कोई रिजल्ट की जरूर देखते हैं हम कि जो हमने काम किया है वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसका कैसा हमारा रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षण कार्य के विशिष्ट परिणामों की व्याख्या करने के लिए शिक्षण व अधिगम उद्देश्य एक व्यापक वर्ग जिसे शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है में समाविष्ट हो जाते हैं। यानी कि टीचिंग कार्य के जितने भी हमारे उद्देश्य हैं, टीचिंग से या लर्निंग से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर शामिल हो जाते हैं। और इन जो भी हमारे जितने भी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है, इनका सीधा संबंध बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन से होता है, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका सीधा संबंध बच्चे के व्यवहार के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों से होता है। कॉग्निटिव ज्ञानात्मक जिसको बोलते हैं, अफेक्टिव जिसको जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, और साइकोमोटर जो हमारी क्रियात्मक होता है, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, तो उन तीनों से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से क्लास के कार्यों के फलस्वरूप विशिष्ट और संस्कृत शिक्षण अधिगम परिणामों के रूप में शैक्षणिक उद्देश्य का विश्लेषण किया जा सकता है। इस लाइन को कट कर देना, ठीक है, कि जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव उसका सीधा संबंध हमारे तीन डोमेन से है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये तीन डोमेन से होता है। बिहेवियर और ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, उनका वर्गीकरण करने की दिशा में जितने भी विद्वान हैं, उनमें से B.S. ब्लूम साहब ने भी अपने सहयोगियों के द्वारा 1956 ईस्वी में इसकी तरफ सराहनीय क्या है एक प्रयास किया, जिन्होंने इसका नाम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिया। इसको टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें
उन्होंने क्या बताया है, व्यवहारात्मक और शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण इस आधार पर किया कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वह किसी पाठ्य पुस्तक या लर्निंग एक्सपीरियंस द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है। ठीक है, इसने जो हमारा सबसे पहले इन्होंने बताया जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव है 3 डोमेन से रिलेटेड है, उसी दिशा में जो BS ब्लूम साहब है उन्होंने भी यही बात कही है कि जो हमारे उद्देश्य हैं शिक्षा से रिलेटेड या जो भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, और उन्होंने भी यहाँ पर 3 चीजों का जिक्र किया है, किस किस का, वही कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स का और साइकोमोटर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, प्रथम जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष था उसका वर्गीकरण ब्लूम तथा अन्य ने 1956 ईस्वी में, दूसरा जो था अफेक्टिव डोमेन वो ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने 1964 में, और तीसरा जो था आपका साइकोमोटर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव उसका 1966 तथा हैरो द्वारा 1972 में प्रस्तुत किया गया। और इन सभी का क्या आप नीचे बताएंगे। यानी कि BM ब्लूम साहब ये बोलते हैं कि अगर हमें कोई चीज सीखनी है ना, कोई भी कंसेप्ट हमें सीखना है तो 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है जो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, अफेक्टिव भावनाएं कितनी जुड़ी हुई है हमारा उस सीखने के साथ, और कितनी हम क्रियाएं कर रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए। हम तुम सीधी सी बात देख लो कि तुम्हारा कॉग्निटिव कितना है। मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहती हूँ रोशन का, रोशन UPSC की तैयारी कर रहा है तो उसको क्या है, उस चीज को अचीव करने के लिए 3 चीजें मेन होनी चाहिए उसके पास। कॉग्निटिव ज्ञान कितना है, उसको कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है देखना है उसका, फिर उसकी फीलिंग कितनी जुड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, भाई मुझे तो करना ही है ये। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य में ये देखा जाएगा कि वो उस तैयारी को सही ढंग से कर रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक बच्चे के ये तीनों चीजें देखी जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अब देखिए अलग अलग देखते हैं हम इसको टैक्सोनॉमी के थ्रू। तो सबसे पहले आती है आपकी टैक्सोनॉमी ऑफ जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है उसमें क्या क्या बताया गया है। कॉग्निटिव डोमेन के शैक्षणिक व व्यवहारिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। कॉग्निटिव में आता है, सबसे पहले आता है हमारी नॉलेज, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन, फोर्थ है एनालिसिस, फिफ्थ है आपका सिंथेसिस एंड सिक्स्थ है आपका इवेल्युएशन। ये सबकी बुक में दे रखा होगा ना मैम? यस मैम। ठीक यस है मैम। चलो ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में मैम? क्या है, हाँ जी 1 मिनट, भावनात्मक उद्देश्य का सन बता। यस मैम। अब है हमारा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन। तो ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके उद्देश्यों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तथा शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से आरंभ करके ऊंचे स्तर तक ले जाने वाले दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए 6 भागों में इसे बांटा है। यानी कि ब्लूम साहब ये बोलते हैं कि हमें बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स समझाना है, यानी कि बिल्कुल आसान से कठिन तक हमें बच्चे को लेके जाना है। और इसके लिए हमें क्या है 6 भागों में उसने हमारे ज्ञानात्मक पक्ष को बांटा है। फर्स्ट है हमारा नॉलेज, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है हमारा एप्लीकेशंस, फोर्थ है हमारा एनालिसिस, फिफ्थ है हमारा सिंथेसिस और सिक्स्थ है हमारा इवेल्युएशन। ठीक है, अब आता है साथ ही उनके वर्ग के अधिगम को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। नॉलेज सबसे निम्न स्तर बोला है, ज्ञान। इसमें क्या है बच्चे को एक तो सबसे पहले स्पेसिफिक नॉलेज, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट, नॉलेज ऑफ वे एंड मीन ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक, knowledge of conventions, knowledge of trend and sequence, knowledge of classification and categories, knowledge of criteria, knowledge of methodology and knowledge of universalizations and abstract in a field, knowledge of principle and generalize। मैंने 2 का इकट्ठा तो नहीं पढ़ दिया, नहीं ठीक है। तो इसने बोला है कि सबसे पहले बच्चे को निम्न स्तर पर कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मान लो बच्चा वर्ड सीख रहा है तो बच्चे को उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ABCD, पहले अल्फाबेट सीखेगा। ठीक है, तो बच्चे को क्या है पहले पदों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उसको कुछ विशिष्टताओं का भी ज्ञान होना चाहिए, कुछ जो तत्व हैं जो फैक्ट हैं उनका पता होना चाहिए। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो जो साइंस के फैक्ट है, जैसे आपका ग्रेविटी का नियम हो गया, ठीक है, मेंडल का नियम हो गया, तो कुछ फैक्ट का बच्चे को पता होना चाहिए। उसके साथ साथ उस फैक्ट के साथ साथ
जो उपाय हैं या जो परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन जो फॉलो हो रहे हैं, उनका भी नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है, क्या ट्रेंड में चल रहा है आजकल, हमारा वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके बारे में बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं, इस बात के बारे इसके भी बच्चे को पता होना चाहिए कि एक मान लो एक प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका मान लो स्कूल है, आपका गांव के बीच में है, तो उसमें जरूरी नहीं एक ही रास्ता जाता होगा, उसमें क्या है गांव के कई जगह से रास्ते निकलते होंगे। तो आप मान लो एक रास्ता ब्लॉक है, तो आप उसी रास्ते को खुलने का तो इंतजार नहीं करोगे, आप दूसरा रास्ता अपना के स्कूल पहुंच जाओगे। तो इन्होंने यही बताया है कि क्या क्या हम और मेथड यूज कर सकते हैं, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले बताया है नॉलेज में कि बच्चे को कम से कम, हमें बच्चे को क्या है सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक लेके जाना है, तो कम से कम बच्चे को इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वह आगे आसानी से जो उसके ऑब्जेक्टिव हमने रखे उनको अचीव कर सके। दूसरी बात आई कॉम्प्रीहेंशन की, बोध की, अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, सेकंड बात आई आपकी मैम अंडरस्टैंडिंग की। मैम एक मिनट, देखो भाई, पहले अब हमने नॉलेज वाला बता दिया, आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या था आपका अंडरस्टैंडिंग वाला, कि जो नॉलेज थी उसको क्या कर दिया अंडरस्टैंडिंग में आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन क्या है, कोई भी फैक्ट है उसको नियम के सिद्धांत को क्या है जनरलाइज करने, सामान्यकरण करने, उसकी जो भी आपके सामने कमजोरियां हैं उनका निदान करने, पाठ्य वस्तु का प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि पहले उस वस्तु का ज्ञान व बोध होना चाहिए, तभी विद्यार्थी उचित ढंग से अपनी योग्यता अनुसार व्यक्तिगत परिस्थितियों में उस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, और ज्ञान व बोध वर्ग इस वर्ग का आधार है। उपयोग में आया है भैया आपका एप्लीकेशन में। सबसे पहले तो जो चीजें आपने सीखी हैं, ठीक है, आपने पहले तो नॉलेज ली उनकी, मान लो नॉलेज में आपने पढ़ लिया उनको, फिर सेकंड में अंडरस्टैंड किया, आपने समझ लिया। अब उस जो भी आपने थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल जो भी सीखे हैं, ठीक है, उनका आप क्या करोगे सामान्यकरण करोगे, जनरलाइजेशन करोगे, जो भी आपकी वीकनेस है उनको डायग्नोस्ट करोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है छात्रों द्वारा नियमों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये बात की गई है कि सबसे पहले आपको नॉलेज होएगी, उसके बाद समझोगे तभी आप किसी और को समझा पाओगे, तभी आप उस रूल को एप्लीकेबल करोगे, दूसरों को समझा पाओगे, दूसरों को समझाओगे तभी आपको क्या है अपनी कमजोरियों का पता लगेगा कि भाई मुझे यहाँ से ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो एप्लीकेबल तभी हो पाएगा जब आपको उसकी नॉलेज है, आपको उसकी समझ है, तभी आप उस फॉर्मूले को या जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एप्लीकेबल कर पाओगे। फोर्थ था आपका एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में क्या है, इस वर्ग में विद्यार्थियों को जितने भी फैक्ट हैं, नियम है, सिद्धांत है आदि का एनालिसिस, उनके संबंधों का विश्लेषण और उनका व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना होता है। लर्निंग में की गई वस्तु के तत्व इस प्रकार अलग अलग करने और उनका संबंध स्थापित करने के लिए ज्ञान, बोध और प्रयोग के उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक। एनालिसिस में क्या कर दिया भाई इन्होंने, विश्लेषण कर दिया, यानी कि बिल्कुल जैसे हम अपने सिलेबस को यूनिट वाइज बांटते हैं ना, तो इन्होंने जो टॉपिक था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ताकि अलग अलग करके हम बच्चे को उसको समझा सके, यानी कि एक साथ पूरा क्वेश्चन ना समझा के बच्चे को एक एक पॉइंट को हमने समझा दिया, उसका एनालिसिस करवाया। उसके बाद क्या था हमारा सिंथेसिस। इसमें आया, एक मिनट इसके कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, जितने भी तत्व दिए हैं उनका एनालिसिस करना, संबंध क्या क्या है आपस में इन सब का उसको एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उनका एनालिसिस करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिंथेसिस में क्या है, पहले 4 वर्गों के उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात सीखी गई जो भी आपका पाठ्य वस्तु है उसके जितने भी नियम है, सिद्धांत है आदि तत्वों को एक नया रूप व्यवस्थित करके एक नया कम्युनिकेशन या एक नया प्लान या एक नया परफॉर्मा तैयार करना। ठीक है, सिंथेसिस में क्या है, जो ऊपर वाली 4 चीजें हमने जो सीखी हैं उन सबको इकट्ठा करके एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना। ठीक है, और इवैल्यूएशन आता है लास्ट में। इवैल्यूएशन में आप लोग क्या देखते हो, किसी भी टीचिंग कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो विद्यार्थी है यह निर्णय ले सके कि उसने जो भी लर्निंग की है वह मूल्य की दृष्टि से उपयोगी है या नहीं, यानी कि उसने आज जो सीखा वह उसके लिए यूजफुल था या नहीं था। ठीक है, तो ये आपका इवैल्यूएशन में आता है कि जो इतना जोर दे रखा था वो बच्चे को समझ में आया, बच्चे के लिए उपयोगी है या नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके
फर्स्ट वाला था जो कोग्निटिव डोमेन था आपका, कोग्निटिव जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आप नॉलेज को देखते हो कि आपको क्या ज्ञान दिया जा रहा है, यानी कि मैं नॉलेज में आ गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को समझ आया या नहीं आया, एप्लीकेशन में अगर मान लो आप लोगों को समझ में आ गया तो वही बात आप दूसरे बच्चे को भी सिखा सकते हो, तो प्रयोग किया आपने उस चीज को। एनालिसिस में क्या आया, अगर मान लो आपको नहीं समझ में, आपने एप्लीकेशन कर लिया लेकिन अगले बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करोगे, उसको बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट में उसको समझाने की कोशिश करोगे। सिंथेसिस में क्या है, जो आपने छोटे छोटे पॉइंट उसको समझाए थे उन सबको इकट्ठा करके एक उसका फ्रेमवर्क कर लिया कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। लास्ट में हम इवैल्यूएशन करके देखते हैं, ठीक है, कि जो हमने ऊपर वाला जितना तामझाम किया वो हमें समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो ये समझ में आया कोग्निटिव डोमेन, यस मैम। सबको आ गया। यस मैम। और ये मेरे को यस लग मैम। रहा है जैसे ये 5 चीजें थी, 5-6 चीजें हमने पहले भी कर रखी हैं, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जी एप्लीकेशन। मैम। अब ये जी याद मैम, थर्ड बुक में। में आया था। अब देखियो भाई, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल एंड बिहेवियर ऑब्जेक्ट इन द अफेक्टिव डोमेन। जो हमारा भावनात्मक पक्ष है उसके शैक्षणिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों कथवाल और मारिया ने 1964 में अफेक्टिव डोमेन के उद्देश्यों को निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाते हुए जिस रूप में प्रस्तुत किया हुए हैं इस प्रकार, ठीक है भाई। ब्लूम और उसके सहयोगियों ने सबसे पहले तो ब्लूम ने दिया था कोग्निटिव, उसके बाद दिया उसने एक और एक्सपेक्ट जोड़ा आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन 1964 में दिया, और क्या क्या चीज़ दी इसमें उन्होंने, सबसे पहले रिसीविंग या अटेंडिंग, दूसरा है रिस्पोंडिंग, तीसरा है वैल्यूइंग, फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फिफ्थ है आपका वैल्यू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसने 5 भागों में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले डिवाइड किया इसने रिसीविंग, ठीक है, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले बात आती है रिसीविंग की। तो जो हमारा भावनात्मक पक्ष है उसका पहला स्तर है आपका भावनात्मक विकास की दृष्टि से सबसे पहले मानव मूल्यों की अनुभूति करानी होती है, ठीक है, कि बच्चे का क्या है जो अफेक्टिव डोमेन है और वो क्या है, कितना डेवलप है, ठीक है। अनुभूति के लिए किसी नए प्रकार के स्टिमुलस का होना अत्यंत आवश्यक है। इस स्टिमुलस के प्रति विद्यार्थियों का आवश्यक रूप से आकृष्ट होना चाहिए, उसके प्रति रिस्पोंड करने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए इस वर्ग में अध्यापक का काम विद्यार्थियों को प्रस्तुत विषय वस्तु के प्रति पर्याप्त रूप से आकर्षित करना और इस प्रकार से अभिप्रेरित करना है कि विद्यार्थियों ने मानवीय मूल्यों को भली भांति ग्रहण करने के लिए पर्याप्त इच्छा जागृत हो जाए। इच्छा जागृत होने और ध्यान आकर्षित होने की यह स्थिति विद्यार्थियों में उचित समय तक बनी रहे, इस कार्य हेतु पर्याप्त चेष्टा करना ही अध्यापक का कर्तव्य होता है। देखो भाई, इसने क्या बताया गया है यहाँ पर, रिसीविंग। सबसे पहले तो क्या कराना है बच्चे को रिसीविंग के अंदर, अवेयर करना है मुझे। मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे अवेयर करना है। फिर विलिंग टू रिसीव, आप लोगों को की ग्रहण करने की तत्परता। उसके बाद है आपका कंट्रोल एंड सेलेक्टेड अटेंशन, नियंत्रण एवं चयनात्मक अवधान। इसमें ये बताया गया कि बच्चे के जब भावनात्मक पक्ष को यहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना है, बच्चे को कोई ना कोई स्टिमुली, यानी कि बच्चा क्यों पढ़ने आ रहा है मेरी क्लास में, क्यों, तो उसके लिए हमें अवेयर करना बच्चे को कि भाई हम ये टॉपिक करना है, और बच्चे की क्या है रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट करना उसका, ताकि वह क्या है विद्यार्थी एक उचित समय तक बना रहे आपका, ठीक है। और पर्याप्त चेष्टा करना ही अध्यापक का कर्तव्य होता है। इसमें है सबसे पहले बच्चे को हमें मेन ऑब्जेक्टिव बच्चे को क्या है, समझाना है, अवेयर करना है। दूसरा, उसको किसी भी कंटेंट के प्रति तत्पर करना है कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि मुझे आगे पढ़ना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे को रिसीव करनी है, जैसे मैं समझा रही हूँ तो आप उन चीज़ों को ग्रहण करोगे, ध्यान देना हिंदी में जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो भावनात्मक पक्ष जब मजबूत होगा, आप जब किसी चीज़ को ध्यान से समझते हो, उस नॉलेज को ग्रहण करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनोगे किसी को, उसके बाद रिस्पॉन्स दोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आप रिसीव करना, उसके बाद दोगे आप
रिस्पोंडिंग। दूसरा स्तर क्या है विद्यार्थियों के? रिस्पोंडिंग देना। रिस्पोंडिंग में क्या क्या है आपका? अनुक्रिया करने की सम्मति देना, एक्वेंसेंस ऑफ द रिस्पोंडिंग, विलिंगनेस टू रिस्पोंड, सेटिस्फैक्शन इन रिस्पोंड। ये 3 काम इसके अंदर आप करोगे। अनुक्रिया करने की सम्मति देना, अनुक्रिया करने की तत्परता और अनुक्रिया करने में संतुष्टि। तो इसने बताया है हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है उसका दूसरा स्तर विद्यार्थियों को उचित अनुक्रिया से संबंधित है। इस वर्ग के लिए आग्रहण वर्ग एक आधार का काम करता है। विद्यार्थी में मूल्यों को उचित रूप से ग्रहण करने की इच्छा तब जागृत होती है जब वह अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ करता है। ठीक है, विद्यार्थी अनुक्रिया करने में समर्थ हो, इसके लिए अनुक्रिया करने के लिए तैयार किया जाना, उसके लिए जागृत करना। देखो भाई, रिस्पोंडिंग एक बच्चा तभी देगा जब वह बिल्कुल ध्यान से उसने पहले सुना होगा। ठीक है, आप क्या है रिस्पॉन्स तभी दे सकते हो को मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, आप उस व्यक्ति के क्वेश्चन का तभी आंसर दे सकते हो जब आपने क्लास में या बाहर आपने कहीं अच्छे से उसके बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, ध्यान से सुना होगा। तो इसमें क्या करना, हमें बच्चे को क्या है प्रिपेयर करना है ताकि वह भी रिस्पॉन्स करे। टीचर ने क्लासरूम में कुछ पूछा है तो मान लो एक बच्चा फटाफट रिस्पॉन्स कर रहा है तो हमें बाकी बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि भाई आपको भी आंसर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी के अंदर सेल्फ एक्सप्रेशन की भावना आएगी, खुद को एक्सप्रेस करने का डेवलपमेंट होगी, सेल्फ डेवलपमेंट होगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसने मान लीजिए अगर क्लास में भी 2 शब्द बोले हैं तो उसको बहुत संतुष्टि महसूस होगी। ठीक है, आप कभी देखना, मान लो कभी आपको स्पीच बोलनी है और आप फर्स्ट टाइम बोलते हो तो पहले तो आपको डर लगेगा, लेकिन आपने जब खुद को एक्सप्रेस किया मंच के ऊपर, आपकी खुद की भी डेवलपमेंट हुई और आपको एक इंटरनल संतुष्टि हुई और आगे आपको कभी डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में क्या है, इस वर्ग की क्रियाएं अपने दोनों वर्गों की क्रियाएं उसके परिणामों पर आधारित है। जब कोई विद्यार्थी किसी वस्तु या विचार के प्रति पर्याप्त रूप से आकर्षित होकर उसके प्रति अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है तो उसकी यह अनुक्रिया उस वस्तु या विचार उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि उसने प्रयोजन पूर्ति के साधन समझता है। तो सबसे पहले क्या था, ध्यान से सुनना, उसके बाद रिस्पॉन्स देना। अब क्या है आपका थर्ड पॉइंट, वैल्यूइंग, आकलन। इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस द वैल्यूज, प्रेफरेंस फॉर ए वैल्यू एंड कमिटमेंट, ये 3 चीजें आती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स दे दिया तो हमें क्या है दूसरों की वैल्यू को भी स्वीकार करना है, अपनी वैल्यूज को भी, प्रेफरेंस भी देनी है वैल्यूज को और जो कमिटमेंट है वो भी पूरा करना है। तो इसमें दिया गया है इस वर्ग की जितनी भी एक्टिविटी हैं दोनों वर्गों की एक्टिविटी और उसके परिणाम पर आधारित होती हैं। ठीक है, वैल्यू आप तभी दे सकते हो जब आपने ध्यान से सुना हो, आपने रिस्पॉन्स किया हो। भाई आपको वैल्यू भी तो तभी मिलेगी ना जब आपने ध्यान से टीचर को सुना होगा, टीचर ने जो क्वेश्चन से आपसे पुटअप किया आपने उनका आंसर दिया होगा, तभी तो आपकी वैल्यू होएगी। ठीक है, तो वैल्यूइंग के लिए आपने ऊपर वाली दोनों क्रियाओं में एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया हो तभी आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब कोई विद्यार्थी किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसके प्रति उसके अपनी अनुक्रिया करता है तो उसकी यह अनुक्रिया उस वस्तु या विचार उतने ही मूल्यवान होते हैं जितना कि वह उसके पूर्ति के साधन समझता है। ठीक है, मान ले किसी की तरफ किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसके लिए वो वस्तु उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी कि वह, जैसे टीचर के लिए क्लास में बच्चे ने जो क्वेश्चन किया है जितना आंसर दिया है उसी के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आता है आपका भाई, जैसे जैसे विद्यार्थी किसी वस्तु के मूल्य को ध्यान में रखकर उसके प्रति अपने व्यवहार संबंधी अनुक्रिया सीख जाता है, वैसे वैसे दिशा में आगे बढ़ते हुए जब वह कई प्रकार के व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है तो कई परिस्थितियों में उसे ऐसा आभार लगता है कि ये मूल्य अंतर्विरोधी है। अनेक उस टकराव को रोकने के लिए इन मूल्यों को भली भांति अर्जित करने के लिए मूल्यों के स्वरूप और कंसेप्ट का ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है और इस ज्ञान के बाद ही इनका व्यवस्थापन और संगठन करना होता है। देखो भाई, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कई तरह के कंसेप्ट चल रहे होते हैं तो उसी दिशा में बढ़ते हुए जो भी हम चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारे अंदर ही एक चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है।
ठीक है। तो उस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए मान लो दो विचारधाराएं हमारे दिमाग में आ रही हैं और टकराव हो रहा है, तो हमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, अपने दिमाग को इस तरीके से स्वरूप या कंसेप्ट का ज्ञान करना आवश्यक है ताकि हमारा क्या है वह कंसेप्ट क्या है अंदर हमारे अंतर्मन में टकराव उत्पन्न ना हो। ये ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अच्छे से चीज़ों को समझना और उनका एक व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना। उसके बाद है आपकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स। वैल्यू कॉम्प्लेक्स में क्या है आपका इफेक्टिव डोमेन के डेवलपमेंट स्तर तक पहुंचने के लिए पहले चारों वर्गों के उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक है। यहाँ आकर विद्यार्थी के व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों में कोऑर्डिनेशन से उत्पन्न जिस वैल्यू सिस्टम या जिस चरित्र की भूमिका बन चुकी होती है विशेष रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। वैल्यू सिस्टम यह स्तर व्यक्ति की का वह अपेक्षाकृत स्थायी तथा व्यक्तिगत रूप होता है जिसके आधार पर उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। वैल्यू कॉम्प्लेक्स में क्या है उपरोक्त जो चारों स्टेप से गुजर कर आए हो तो विद्यार्थी क्या करता है उसका व्यक्तिगत और जो सामाजिक मूल्य है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन उत्पन्न करता है और उससे जो उसके कैरेक्टर जो बन के उभर के आया है। जैसे पहले में आपने मान लो क्लास में एक बच्चा ध्यान से सुन रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, टीचर भी उसकी बातों को वैल्यू दे रहा है और वह अपने दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी कर रखा उसने, यानी कि अच्छे से उसने सारा काम कर रखा है, तो उसे वैल्यू कॉम्प्लेक्स। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसका एक अलग से करेक्टर या उसकी भूमिका बन चुकी होती है कि हाँ भाई ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है या ये बच्चा तो बड़ा नालायक है, ठीक है। तो वैल्यू कॉम्प्लेक्स में उस बच्चे की एक छवि क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उसे विशेष रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड वाला एजुकेशनल और बिहेवियर अफेक्टिव डोमेन में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। समझ में आया या नहीं आया? आ गया मैम। और ये भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे पढ़ रखा है पहले। तुम्हें नहीं लग रहा है ये ऐसे ऐसे पॉइंट भी पढ़ रखे हम लोगों ने? आगे देखिए अब थर्ड वाला है इसमें साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, जिसको आप क्रियात्मक पक्ष भी बोलते हो। बालक को अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ क्या है एडजस्टमेंट करना पड़ता है और इस सही ढंग से एडजस्टमेंट करने के लिए बालक की जो शारीरिक पक्ष है उसे संबंधित उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, उसके साइकोमोटर डोमेन का डेवलप होना अच्छा, ठीक है। ये 1966 में थी। उसके बाद हैरो ने 1972 में इसमें कुछ डेवलपमेंट किए और इसको 6 भागों में बांटा। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं, सहज क्रियात्मक अंग संचालन होते हैं, फंडामेंटल मूवमेंट होते हैं, फिजिकल एबिलिटीज आती हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज आती हैं, स्किल्ड मूवमेंट की बात इसने की है और उसके बाद है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, सांकेतिक संप्रेषण। तो हम क्या करते हैं अपनी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ये हमारे कुछ क्रियात्मक पक्ष हैं यानी कि कुछ एक्टिविटीज भी हम करते हैं उनके बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट ये क्या होता है सबसे निम्न स्तर का होता है। ये क्रिया किसी वस्तु के संपर्क में आते बिना किसी इच्छा के अपने आप ही होने लगती है। देखो भाई रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है जिसमें हम अपनी इच्छा से नहीं करते, अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे छींक आना रोक नहीं सकते आप, ठीक है, आपकी इच्छा हो या ना हो भी उसने तो आना है छींकने तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट के अंदर आती है, ठीक है। एक मिनट पहले पूरा पढ़ लूं कहीं मिस्टेक ना बता दिया हो। रीड आउट कर रही हूँ बेटा एक बार। व्यवहार में क्रियात्मक पक्ष का यह वर्ग सबसे निम्न स्तर का है। ये क्रियाएं किसी वस्तु के संपर्क में आते ही बिना किसी इच्छा के अपने आप ही होने लगती हैं। ये स्वचालित मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, इसलिए ये क्रियाएं जन्म से मृत्यु तक विकसित होती रहती हैं। इनके बिना जीवन असंभव है। जब बच्चा अपने चारों ओर फैले किसी उद्दीपन के संपर्क में आता है तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया अनजाने में व्यक्त करता है, जैसे हाथ पर चींटी गिरते ही हाथ झटक देता है। इस प्रकार से मानव के सभी प्रकार के व्यवहार इन रिफ्लेक्स एक्शन पर आधारित होते हैं। इस वर्ग में विद्यार्थी को इन सहज क्रियाओं की ओर सहज बनने का प्रयास किया जाता है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या बताया गया है रिफ्लेक्स एक्शन, सही बोला था, छींक आना भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है। जैसे आप क्या है अचानक से किसी चीज ने काट लिया तो आप अपना हाथ ऐसे झटकाते हो, ठीक है, चींटी के काटने पर।
उसके बाद है बेसिक। मैम हाँ बेटे, मैम जो ये आप इसमें साइकोमोटर डोमेन में जो आप 6 पॉइंट्स बता रहे हो ना, मेरी बुक में बिल्कुल ही अलग दिए हैं। तुम्हारी में अलग दे रखे हैं। यस मैम। अभी देखती हूँ मैं, कौन सी बुक खोल रखी है आपने? लक्ष्मी पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नहीं, इकोनॉमिक्स वाली खोल रखी है या कॉमर्स वाली? साइकोमोटर डोमेन में मतलब ना इसमें 5 स्टेजेस लिखी हुई हैं, और लाइक फर्स्ट स्टेज है ऑब्जर्वेशन। इसमें जैसे ना चाइल्ड ना, कोई भी बच्चा मान लो हमें पहले देखेगा तो वो ऑब्जर्व करेगा, मतलब लिखते हुए मान लो हमें वो देख रहा है बच्चा, तो पहले वो ऑब्जर्व करेगा। मैं ये एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, पहले वो हमें देखेगा लिखते हुए तो वो हमें ऑब्जर्व करेगा। फिर सेकंड में है इमिटेटिंग, मीन्स अनुकरण करना। तो जैसे ही वो whenever हाँ, जब भी आप नहीं होगे और उसके हाथ में पेन लगेगा तो वो उसको इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, लिखने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, इमिटेटिंग में ये हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस, फिर वो धीरे धीरे पेन को उस तरीके से पकड़ना सीखेगा जैसे आप पकड़ते हो, प्रॉपर उस पे होल्ड बनेगा। ठीक है, इस तरह से वो प्रैक्टिस करता रहेगा धीरे 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 धीरे। फिर उसके बाद अडेप्टिंग, मीन्स अनुकूल हो जाएगा उस चीज को, मतलब वो फेमिलियर हो जाएगा पेन को पकड़ना और हल्का हल्का लिखना सीख जाएगा। ठीक है, और नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है, मतलब फिफ्थ में नेचुरलाइजेशन, मतलब ये उसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा, अब उसको प्रॉपर लिखना आ जाएगा जब जो चाहेगा। तो साइकोमोटर स्किल में बेसिकली इस तरीके से, और सारी बुक्स में जो भी बताया हुआ को अलग अलग तरीके से। अब जो ये डन मैम। इसमें सिर्फ नाम अलग दे रखे हैं बेटा, इनकी भी अंदर से एक्सप्लेनेशन यही है। यस मैम। देखो, फर्स्ट वाला इसने बोल रखा है रिफ्लेक्स मूवमेंट। ठीक है, बच्चा क्या करता है? रिफ्लेक्स मूवमेंट करता है। मान ले कोई भी आपकी जैसे छींक आ गई या फिर आपका क्या आ गया, कोई भी चींटी ने काट लिया तो एकदम से हाथ को पटकता है। उसके बाद आती है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। इसके अंदर बच्चा क्या करना सीखता है? संचालन, कुछ क्रियाएं सीखता है जैसे उछलना, कूदना। ठीक है, ठीक है, उछलना कूदना मनुष्य के भावी जीवन में सुदृढ़ और अंग संचालन की क्षमता विकसित करने के लिए इस प्रकार की क्रियाओं का प्रशिक्षण आवश्यक। बेसिक फंडामेंटल में वो सीखता है क्लास में जाकर उछलना कूदना, बच्चों के साथ खेलना, ये सारी चीजें। उसके बाद आ गया आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में उसने बताया गया है शारीरिक योग्यता विकसित होती है। फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए बच्चे के अंदर क्या है? मैच्योरिटी लाई जाती है। बच्चे को क्या है? उसकी पावर और जो उसका सामर्थ्य है उसको डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। परसेप्चुअल एबिलिटी में बच्चे को छूकर, देखकर, सुनकर पहचानना और अंतर करना सिखाया जाता है। ठीक है, परसेप्चुअल एबिलिटीज के अंदर। और स्किल्ड मूवमेंट के अंदर क्या बताया गया है? बच्चे को क्या है? कुछ स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया जाता है। बच्चे को क्या है? कोई भी तैरना सिखाया, स्विमिंग सिखाई जाती है, डांस सिखाया जाता है, ये सारी चीजें आती हैं। और सांकेतिक संप्रेषण में क्या बताया गया है? जिसके द्वारा विद्यार्थी बिना कहे ही अपने भाव को पूर्ण कौशल के साथ अभिव्यक्त कर सके। इन क्रियाओं में क्या है? आवश्यक आधार का काम करती है। पहले पूर्व कौशल अर्जित करने के पश्चात विद्यार्थी में इतनी योग्यता आ जाती है कि फिर वह क्या है? सांकेतिक भाषा में भी उस चीज को समझा सकता है। तो इसने क्या है? जो आपके साइकोमोटर डोमेन है, अगर आप एसएसटी के अकॉर्डिंग देखें तो उसने माना है रिफ्लेक्स मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट आता है, फिजिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, स्किल मूवमेंट और सांकेतिक आपका नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में आपकी कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में ये 5 चीजें बताइए भाई। एक तो आपका परसेप्शंस, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है आपका यहाँ पर बताया गया है सेट, तत्परता। तीसरा बताया गया है आपका गाइडेड रिस्पॉन्स, यानी कि आपकी निर्देशित अनुक्रिया। मैकेनिज्म, रचना तंत्र। और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, जटिल बाहरी अनुक्रिया। तो परसेप्शन में, यहाँ पर परसेप्शन में देखा जाता है कि एक विशेष सिचुएशन को समझकर दूसरों के उच्चारण प्रयास का ध्यान में देकर ही अपने वाक्यंत्रों का प्रयोग करता है। परसेप्शन यानी कि साइकोमोटर में, अगर आप हिंदी एसएसटी में तो दूसरा बताया था, इसमें देखो परसेप्शन कि बच्चे का ध्यान ये देखना है कि एक विशेष परिस्थिति में बच्चे के अंदर क्या समझ है। दूसरा बताया इन्होंने आपका सेट या तत्पर रहना। तो
तो उच्चारित जो भी बच्चे की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग बच्चा किस तरीके से प्रिपेयर है अनुकरण करने, अपने भावों को क्या है प्रस्तुत करने में सामंजस्य स्थापित करता है। फिर उसको क्या है भाई गाइडेड रिस्पॉन्स दिया जाता है। इनिशियल स्टेज होती है डेवलपमेंट की, इसमें प्रैक्टिस स्किल सिखाई जाती हैं बच्चे को, कोई भी एबिलिटी बच्चे के अंदर क्रिएट की जाती है, जैसे पेंसिल पकड़ के उसको लिखना सिखाया जाता है, ठीक है, यानी कि कोई भी स्किल इसके अंदर सिखाई जाती है गाइडेड रिस्पॉन्स में। सेट के अंदर क्या था आपका, देखो सबसे पहले देखो परसेप्शन के अंदर क्या देखा जाता है कि एक कोई भी मान लो कोई सिचुएशन आ जाए तो बच्चा किस नजरिए से सोचेगा, उसका डिस्क्रिप्टिव लेवल क्या है, उसका ट्रांजिशन पीरियड क्या है, उसका क्या है इंटरप्रेटिव लेवल क्या है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लेवल यानी कि कितनी गहराई तक वह सोच सकता है, कितने टाइम पीरियड तक वह अपना आंसर निकाल सकता है, ये सारी चीजें परसेप्शन, किसी चीज को देखकर एक बच्चे का नजरिया। सेट के अंदर क्या है उसकी इनिशियल एडजस्टमेंट देखी जाती है, टेक प्लेस फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटी, मेंटल लेवल कैसा है उसका, फिजिकल लेवल कैसा, इमोशनल लेवल कैसा है, ये देखा जाता है। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या है बच्चे को क्या कुछ स्किल सिखाने के लिए गाइडेंस दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर डेवलप किया जाता है ताकि वह अपनी जो भी स्किल्स है उनको परफॉर्म कर सके। और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स के अंदर है टू बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। इस स्टेज में स्टूडेंट एक्वायर करता है सफिशिएंट एफिशिएंसी एंड स्किल, इन चीज़ों को एक्वायर करता है और इनकी हेल्प से जो भी टास्क दिया जाता है उसको मिनिमम एनर्जी और टाइम में कंप्लीट करके दिखाता है, ठीक है। तो ये बातें इसने बताई गई हैं यहाँ पर। क्या मैम आप सेम नहीं लिख सकते क्या, एसएसटी में भी और हिंदी सेम लिख सकते हैं? लिख सकते हो बेटा। अब जैसे ये बताया ना आपका एसएसटी वाला था जो रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, जो आप ये इसकी करोगे ना रॉबर्ट मिलर अप्रोच, उसमें सेम है ये 5 या 6 जो करोगे ना, ये मिलर ने एज इट इज दे रखे हैं साइकोमोटर के बिहेवियरल एस्पेक्ट में। इसमें ना आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ साथ दो टैक्सोनॉमी और करोगे, एक रॉबर्ट की और एक आरसीईएम की, ठीक है। तो जो रॉबर्ट की है, रॉबर्ट मिलर अप्रोच है, उसने भी 1962 में ही दी और उसने दी थी ये रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, फिजिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, स्किल मूवमेंट एंड नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशंस। रिफ्लेक्स मूवमेंट में आ गया आपका हार्डन, मेकिंग स्मॉल जर्ट, लैंडिंग रिफ्लेक्स, ये सारी चीजें। बेसिक फंडामेंटल में आपने ड्रिंक, जंप, वॉक, रन। फिजिकल एबिलिटी में आपने क्या किया, बैंड, कंडक्ट, स्टॉप, इंक्रीज। परसेप्चुअल में आपने आपका नजरिया। स्किल्ड में क्या आपने कोई भी नई स्किल सीखी, शूटिंग, स्विमिंग। नॉन डिस्कसिव में क्या बताया आपने, जो चीजें सीखी थी अब उनको आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग संकेतों में भी आप उसको दिखा सकते हो। देखो एक बार फिर से बताती हूँ आपकी जो ये तो था ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आप ब्लूम टैक्सोनॉमी ने तीन चीजें बताई थी जो थी। एक बार माइक ऑफ कर लो बेटे। तो उसका जो साइकोमोटर डोमेन है, ब्लूम ने क्या किया उसको अलग अलग के अकॉर्डिंग अलग अलग बता दिया, लेकिन उसको आप जैसा याद करो दोनों में एक जैसा ही कर लेना। तो आपके यहाँ पर एक रॉबर्ट मिलर अप्रोच में तो इन्होंने क्या दे रखा है, मैगर ने अपनी अप्रोच में बिहेवियर के क्रियात्मक पक्ष को उपेक्षित रखा। रॉबर्ट मिलर ने 1962 में स्किल एनालिसिस किया और साइकोमोटर में व्यापारिक शब्दावली का प्रयोग किया। इसने कुछ इंडिकेटर्स और कुछ रेलिवेंस एक्टिविटी की तरफ संकेत किया। इन्होंने क्या है साइकोमोटर में इन्होंने 6 पार्ट में इन्होंने बांटा अपनी को। एक तो रिफ्लेक्स मूवमेंट, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, फिजिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटीज, स्किल्ड मूवमेंट और नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। बस इन 6 पार्ट में इन्होंने बांटा है अपनी क्रियाओं को, जो आप अभी पढ़ चुके हो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। उसके बाद जो आरसीईएम अप्रोच है, आरसीईएम अप्रोच ने अपनी जो साइकोमोटर उद्देश्य है उसे संबंधित उसने 4 भागों में बांट दिया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी। मतलब जो ब्लूम ने क्या है ये तीनों चीजें दे दी और इन्होंने एक एक चीजें लिख दी अपनी थ्योरी में।
उसकी जो साइकोमोटर थी और इसकी साइकोमोटर है बिल्कुल सेम है, ठीक है। यानी कि आपने जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में भी याद किया वही पॉइंट आप यहाँ पर रॉबर्ट मिलर अप्रोच में सेम एज इट इज लिखने हैं आपको। उसके बाद है जो RCEM, इन्होंने बेटा ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जो ब्लूम साहब है उनकी हेल्प की थी। तो इनकी अलग अलग भी पूछ सकते हैं और ब्लूम वाले में तो इन तीनों की आ गई, ठीक है। तो RCEM जो थे ये भी इनका क्या है, एसोसिएशन एक्शन वर्ब, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर में किया गया। RCEM ने अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक शब्दावली में लिखने के लिए एक्शन वर्ब के स्थान पर मेंटल जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं या मानसिक एबिलिटीज है उनका प्रयोग केस विद थोड़े समय में परिवर्तन के साथ ब्लूम द्वारा दिए गए उद्देश्यों के वर्गीकरण को अपनाया गया और RCEM टैक्सोनॉमी का नाम दिया। देखो ये तो जो थी ना रॉबर्ट मिलर अप्रोच, ये तो इसके फ्रेंड ने ही दी थी, जो ब्लूम ने साथ में दिया था वो सेम है यहाँ पे, वो नहीं पढ़ा रही दोबारा। जो RCEM है इसने भी क्या है, व्यवहार के तीनों पक्षों से संबंधित इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए, ठीक है, जिसमें मेगर एवं मिलर दोनों की विधियां असफल रही। मेगर ने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से उद्देश्य से संबंधित और मिलर ने साइकोमोटर उद्देश्यों से संबंधित किया। इन्होंने क्या है, जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर था वहां पर इसने स्टडी की जो भी ब्लूम के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स थे उनके ऊपर, और उन्होंने कुछ एक्शन वर्ब के ऊपर काम किया, ठीक है। और इस विधि से थोड़े से परिवर्तन के साथ, यानी कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ही थोड़ा सा चेंज करके इसने एक नई टैक्सोनॉमी का नाम दिया जिसका नाम दिया गया RCEM अप्रोच, ठीक है। इसने ब्लूम द्वारा ज्ञान 6 वर्गों के स्थान पर 4 भागों में बांट दिया और क्रिएटिविटी नाम दे दिया। 3 तो सेम रखे उसने, और जो आगे इवैल्यूएशन को समन्वित करके उसको क्या कर दिया, क्रिएटिविटी कर दिया। यानी कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में थोड़ा सा चेंज किया। पहले जो था आपका नॉलेज सेम रखा इसने, अंडरस्टैंडिंग भी सेम रखा इन्होंने, उसके बाद एप्लीकेशन में भी वही सेम चीजें रखी, और क्रिएटिविटी में वहां पर आपने पढ़ा था अलग अलग एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इसने क्या कर दिया, इन तीनों को एक में ही जोड़ दिया और क्या नाम दे दिया, क्रिएटिविटी, जिसमें आपको एनालिसिस भी करना है, सिंथेसिस भी करना है और आपको इवैल्यूएट भी करना है। बस ये क्या करनी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी करनी है। एक याद हो गई, तीनों की तीनों याद हो गई आपको। ऐसे मतलब एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये RCEM और ये जो रॉबर्ट मिलर है देखा नहीं कहीं। अरे फिर दोनों नहीं थी कि तो नकल कर रखी है, सेम है। देखो मैम, जो और एक याद कर लो आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी, उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं आपको, कॉग्निटिव, उसके बाद अफेक्टिव और उसके बाद आपका क्या दे रखा है, साइकोमोटर, ठीक है, ये दे रखा है। अगर आपसे उसकी पूछ ले RCEM की अप्रोच, तो ब्लूम के जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वे लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कॉग्निटिव में जो 5-6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट थे, उसने उन 6 पॉइंट को 4 पॉइंट में खत्म कर दिया यहाँ पे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले ये मिलर की, रॉबर्ट मिलर की अप्रोच पूछ ले, तो आपको क्या है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो लास्ट वाली थी साइकोमोटर, वो लिखनी है यहाँ पे। तो एक ही क्वेश्चन याद कर लो, कौन सा याद करना है आपको, ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला, उससे आपके तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम।